गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीसीआर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स विष्णु सर के साथ। अब एक ही मंच पर आपको मिल रही है मैथमेटिक्स और साइंस की फैकल्टी आईसीसीआर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमने साइंस क्लास 10th का जो साइंस उसका जो चैप्टर है फर्स्ट रासायनिक अभिकरण और समीकरण, उसके जो चैप्टर है वो हमारा पूरा हो चुका था। उसके बाद जो आज नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल, क्षार और लवण जो सेकंड चैप्टर हमारा, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा है चैप्टर 2, इसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, इसका नाम है हमारे चैप्टर का अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल की परिभाषा ये होती है कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जलीय विलयन में जो H+ आयन देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कोई भी यौगिक है, वो अगर जलीय विलयन में क्या दे रहा है, H+ आयन देता है, तो वो कहलाता है हमारा अम्ल। और यदि जलीय विलयन में OH- आयन देता है तो वो कहलाता है क्षार। तो अम्ल की पहचान क्या होती है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षारक जो होते हैं वो OH- आयन देते हैं। यानी जो H+ आयन वाले होंगे वो होंगे हमारे अम्ल, और जो OH-, ये इसकी सीधी सबसे जो सरल पहचान होती है अम्ल की H+ से और क्षार की OH- से होती है। अब अम्ल जो होते हैं, अम्लों का जो स्वाद होता है, वो होता है खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। वहीं जो क्षार होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो रंजक, जो फिल्टर जो पेपर आता है हमारा, लिटमस पत्र जो आता है, उससे हम इनकी पहचान उससे कर सकते हैं कि जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वो तो हमारा होता है अम्ल, और जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो होता है हमारा क्षार। तो ये हो गई अम्ल और क्षार की डेफिनेशन। ठीक है, तो एक बार देखो, यहां लिखते हैं हम अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल, नीले लिटमस को कर देते हैं लाल। अम्ल जो है स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। हम नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो क्या होते हैं, अम्ल। ऐसे हम देखते हैं सेकंड वन जो है ये है क्षार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, क्षार। क्षार क्या करता है, ये इससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है अम्ल से बिल्कुल विपरीत होती है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, वो तो क्या है, अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, अब जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये तो हो गए अम्ल। क्षार क्या होता है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये नीले को क्या कर रहा था, लाल, अम्ल, और ये लाल को क्या कर रहा है, नीला। तो इन दोनों की प्रकृति एक दूसरे की विपरीत हो गई बिल्कुल। ठीक है, सॉरी,
ये है स्वाद में, ये खट्टे हैं, ये कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं, और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये इनकी सबसे सरल परिभाषा होती है। ठीक है, जबकि जो क्षार है स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो अम्ल नीले को लाल कर रहा है, लाल को नीला, तो दोनों की जो प्रकृति है वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा अम्ल और ये हो गया हमारा क्षार। ठीक है, अम्ल क्षार, अम्ल और क्षार की डेफिनेशन हमने देखी, इनके कुछ गुण हमने देखे, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। ठीक है, अब हम अम्ल पढ़ लिए क्षार, अब एक बार हम देखते हैं कि लवण क्या होता है। लवण, ठीक है, तो लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है, उसके फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसे कहते हैं हम लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, HCl प्लस NaOH, ये हमारा अम्ल है। ठीक है, ये हमारा क्षार है। ठीक है, अम्ल हमने पढ़ लिया, क्षार हमने पढ़ लिया। ठीक है, अम्ल क्षार ऐसे ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये NaCl ये क्या है, नमक, मतलब ये क्या बन गया, एक तरह से हमारे पास लवण। और ये तो आप सब लोग जानते हैं ये है जल। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। नमक, जो नमक हम खाते हैं वो है NaCl, इसका रासायनिक सूत्र होता है नमक। ये हो गया हमारा लवण। ठीक है, HCl अम्ल, क्षार, तो अम्ल हमने पढ़ा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। वहीं क्षार जो होते हैं जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। उसी के बाद हमने क्या पढ़ा, लवण पढ़ा। लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अम्ल हमने लिया HCl, क्षार यहाँ पे NaOH। HCl ये जो अम्ल है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH जो क्षार हमारे पास है इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद हमारे पास जो लवण बना NaCl, नमक, जिसका उपयोग हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नमक लवण हो गया, ये हो गया हमारे पास जल हो गया। ठीक है, तो अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों की परिभाषाएं हमने पढ़ ली। ठीक है, अब देखो आगे हम देखते हैं, अम्ल पढ़ लिया हमने, क्षार पढ़ लिया। अब कुछ उदाहरण है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, NaOH। ठीक है, तो ये है हमारे पास HCl अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है। तो ये जो तीनों हैं ये क्या है, अम्ल है। CH3COOH, NaOH ये क्या है, क्षार हैं। HCl, HNO3 और H2SO4। तो HCl क्या है, अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, CH3COOH और NaOH। HCl अम्ल, HNO3 भी अम्ल, H2SO4 भी अम्ल, CH3COOH और NaOH भी, ये तीनों तो क्या है, अम्ल है, और ये दो क्या है, क्षार है। अम्ल की पहचान क्या होती है, H+ जो देता है जलीय विलयन में, और ये तो क्या हो गया, अम्ल।
और क्षार जो है वो क्या हो गया, OH माइनस जलीय विलयन में। ठीक है, तो अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है और क्षार OH। जब इनको तोड़ेंगे, जैसे HCl है, HCl इसको H2O की प्रेजेंस में अगर इसको तोड़ा जाएगा तो ये टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस। तो इससे इसकी पैच, क्योंकि जलीय विलयन है H2O, जब HCl को जलीय विलयन में डाला गया तो किस में टूटा, H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया, अम्लीय। यानी इसने क्या दिया, H प्लस, जैसे HNO3, तो ये H प्लस और NO3 माइनस के रूप में टूटेगा। यहाँ भी क्या होगा, H प्लस, ये भी H प्लस। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। जैसे अब H2SO4 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। जब कोई भी यौगिक या कोई भी टूटता है तो उसकी जो आवेश जो है वो हमेशा संतुलित रहता है। जैसे HCl टूटा, H प्लस और Cl माइनस दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएगा, HCl। HNO3 प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या बन जाएगा, HNO3। अब यहाँ पे H2SO4 कैसे टूटेगा, जैसे H प्लस के सिंक रहता है कितनी, +1, SO4 क्या होता है 2, यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस, लेकिन इसके आगे कितना लगा हुआ 2, तो 2 कितना, प्लस का कितना हो गया 2 और माइनस भी कितना हो गया 2, तो ये भी क्या है, संतुलित है। तो इस तरह टूटा, तो ये भी H प्लस के रूप में ही टूट रहा है यहाँ पे, किसकी उपस्थिति में, मतलब कौन किसका जलीय विलयन है, मतलब H2O में। ठीक है, तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो ये तीनों तो क्या हो गए, अम्लीय हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है CH3COOH, अगर इसको हम तोड़ेंगे H2O की प्रेजेंस में तो ये टूटेगा हमारा CH3COO माइनस CH3COOH, CH3C माइनस ओ C प्लस और OH माइनस, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH ये टूटेगा, और जैसे Na जो OH है ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस के रूप में। ठीक है, तो ये OH माइनस है यहाँ पे OH माइनस है, तो ये दोनों हैं, ये तो क्या हो गए क्षार, और ये तीनों एग्जाम्पल ये किसके हो गए, अम्ल के हो गए। ठीक है, ये हमने देखा कि कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे कि इसमें अम्ल और क्षार की पहचान हम कैसे करेंगे कि जो H प्लस आयन के रूप में टूटेगा, मतलब जो जलीय विलयन में H प्लस आयन के रूप में आएगा वो तो हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, और जो OH माइनस आयन के रूप में आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, क्षार होगा। अब हम देखते हैं कि अम्ल की धातु से क्रिया। ठीक है, अम्ल जब धातु से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो अम्ल धातु से क्रिया करने पर लवण और H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो अम्ल कोई सा भी ले लें, जैसे हम एसिड ले लेते हैं, और मेटल जो धातु हमने ले ली कौन सी, Zn। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम, तो Zn हमेशा +2 किसका जो आवेश होता है वो क्या आता है, यहाँ पे बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस, ये क्या बन गया, जिंक क्लोराइड यानी लवण बन गया। ठीक है, तो अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने अम्ल ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक इसका रासायनिक नाम है, तथा धातु कौन सी ले ली, जिंक। जिंक की HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो बन गया ZnCl2 प्लस H2 यानी जिंक क्लोराइड, ये लवण हो गया, और ये बन गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
जैसे धातु हम कोई सी भी ले ले, जैसे कॉपर ले लें, फिर भी बनेगा CuCl2 प्लस S2। ठीक है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पे 2, क्योंकि Cl कितना है 2, क्योंकि Zn जो है ये 2 प्लस रहता है, इसकी जो संख्या +2 रहती है। तो Cl की कितनी होती है, ये प्लस के रूप में टूटेगा, ये माइनस के रूप में। अब Cl -1 है तो ये Zn इसका 2 इससे आ जाएगा, तो ZnCl2 हो गया, और Zn इसका कितना -1, तो Zn 1 रहेगा, Cl कितना हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे पहले क्लोरीन कितनी थी, 1 थी, तो 2 के लिए हम किसको 2 से गुणा कर देंगे, और हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये गैस हमेशा H2 द्विलक अणु के रूप में रहती है। ठीक है, मतलब अणु के रूप में रहेगी ये। जैसे 2HCl प्लस CuCl2 प्लस S2, ये इसका क्या हो गया, लवण हो गया। ठीक है, तो अम्ल की धातु से क्रिया करने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अम्ल की धातु से क्रिया। तो हमने अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषाएं पढ़ी, उनकी प्रकृति पढ़ी, उसके बाद हमने उनको पहचानना सीखा कि जो H+ आयन देंगे वो अम्ल होंगे, जो OH- आयन देगा वो क्षार होगा, और अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन है धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। जैसे अब धातु कार्बोनेट हम लेते हैं Na2CO3, ये हमारा धातु कार्बोनेट है। इसकी क्रिया हम HCl, ठीक है, Cl से करवा देते हैं, तब क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस HCl से अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा 2NaCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या क्या बनता है, धातु कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये HCl है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दी तो क्या बन गया, लवण जल, और ये हमारी कार्बन डाई ऑक्साइड। तो धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या क्या बनता है, धातु का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, और इसका एक और नाम है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो धोने का जो सोडा आता है, धोने का सोडा, उसका ये रासायनिक सूत्र है, धोने का सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को ही धोने का सोडा भी कहा जा सकता है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को ही धोने का सोडा कहा जाता है। इसकी क्रिया HCl अम्ल के साथ करवाई, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बन गया 2NaCl लवण, ये है हमारा नमक, ठीक है, प्लस H2, ये बन गया जल, और ये CO2। सेम वही रिएक्शन एक बार हम देख लेते हैं इसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ अगर सेम वही रिएक्शन अगर हम देखें तो NaHCO3
सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस HCl इज इक्वल टू, ये है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसकी और इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो Na एक यहां से बन जाएगा वापस NaCl, वही H2O एंड CO2। ये नाम तो सब ऊपर लिखे हुए हैं, सेम वही है प्रोडक्ट, ये भी ऊपर लिखा हुआ है। बस ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये धातु कार्बोनेट है और एक है धातु बाइकार्बोनेट। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो NaCO3 को हम क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl के साथ करवाई तो NaCl लवण, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अगर अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो धातु कार्बोनेट Na2CO3 की अभिक्रिया हमने HCl के साथ करवाई, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके साथ करवाई तो बना लवण NaCl जल, H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वही प्रोसेस अगर धातु बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया अगर अम्ल HCl के साथ करवा दी जाती है तो बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और हमने समीकरण को संतुलित करना भी पढ़ा था, फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें, कि जो जितनी संख्या में अभिकारक में उत्पाद भाग लेते हैं उतनी संख्या में हमको अभिकारक जो भाग लेते हैं उतनी संख्या में उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे Na कितना था, एक, यहाँ पे Na कितना, एक, Cl कितना, एक, यहाँ पे भी कितना, एक, H2 एक ही है, एक ही है, कितना हो गए, दो। H2 ऑक्सीजन कितनी है, तीन है, तो एक ऑक्सीजन ये रही, दो ऑक्सीजन ये, कितने हो गए, तीन, और कार्बन एक, यहाँ पे कार्बन एक। तो दोनों तरफ अभिकारकों की संख्या क्या है, बराबर है। भाग लेने अभिक्रिया में जो तत्व भाग ले रहे हैं उनकी संख्या क्या है, बराबर बराबर है। तो ये रासायनिक समीकरण क्या होती है, संतुलित। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमेशा संतुलित होती है, क्योंकि उसमें जितनी संख्या में भाग लेते हैं उतनी संख्या में हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था उसको ना तो द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया ना नष्ट किया, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे समीकरण संतुलित होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये चीज अप्लाई होती है, जितनी संख्या में भाग लेंगे उतनी संख्या में हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अम्ल सारा को लवण हमने देखा, उसके बाद उसकी धातु से क्रिया देखी, उसके बाद धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया हमने देख ली। सोडियम कार्बोनेट HCl एक साथ किया तो NaCl H2 CO2 बन गया, NaCO सोडियम बाइकार्बोनेट HCl NaCl H2 CO2, सेम वही तीनों उत्पाद हमको प्राप्त हुए बाइकार्बोनेट। अच्छा, एक चीज और तुम नोट कर लेना, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम जो बाइकार्बोनेट है इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक है, मीठा सोडा जो होता है ना, खाने का सोडा, वो यही है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको ध्यान रखना, धोने का सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 खाने का सोडा। ठीक है, तो ये हो गया। अम्ल क्षार पढ़ा हमने, लवण पढ़ा, धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ ली अम्लों की, अम्ल इसके बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पढ़ ली, किसकी, अम्ल की अभिक्रिया पढ़ ली। जैसे सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जो धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, उनकी हमने अभिक्रिया कर तो हमारे पास लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। उसके बाद यदि जो उत्पाद के रूप में हमको CO2 प्राप्त हुई थी, क्या प्राप्त हुई थी, CO2 प्राप्त हुई थी, उसको यदि हम CaOH का होल ट्वाइस, ये हम पिछली कक्षा में इसको हम पढ़ चुके हैं, क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, और बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaO होता है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें जल में प्रवाहित कर देंगे तो बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, जो हमारे पास ये है
बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुए चूने का CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको जल में प्रोवाइड कर देंगे तो ये बुझा हुआ चूना CaO इसका होल ट्वाइस, तो ये रहा। तो धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया करवाए तो उस अभिक्रिया का फलस्वरूप हमको जो CO2 प्राप्त हुई थी, उस CO2 को बुझे हुए चूने में से यदि प्रोवाइड कर देंगे तो क्या प्राप्त होता है ये हम देखते हैं। CaCO3, CaCO3 प्लस H2O। देखो धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्लों के साथ जब हमने करवाई तो हमारे पास लवण बना, जल बना और CO2 बनी। तो जो अधिक मात्रा में जो CO2 बनी थी उसको यदि हम भिजे हुए चूने, जो बुझा हुआ चूना है उसमें से प्रोवाइड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और ये बन गए जल। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना कैसे बनते हैं, बिना बुझे चूना जल पर H2 प्रोवाइड करें COH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना तो CO2 COH का होल ट्वाइस रिएक्शन करने पर बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, ये अभिक्रिया भी हो गई। अब हम देखते हैं कि यदि मान लो हमने अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई, बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा दी, जो अधिक में CO2 थी उसको बुझे हुए चूने में से प्रोवाइड करवा दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। संगमरमर जो पत्थर होता है वो CaCO3 उसका रासायनिक सूत्र होता है। अब हम देखते हैं कि यदि हम अम्ल जो क्षारक है उन दोनों के आपस में क्रिया करवा के देखते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया है रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, रिएक्शन। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है रिएक्शन, ये क्या है, अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो अम्ल है HCl प्लस NaOH, ये है हमारा अम्ल है। एसिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है। ये है हमारा क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तब बनेगा NaCl प्लस H2O, ये बन गया लवण और ये बन गया जल। ठीक है, तो अम्ल की हमने धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की थी तब भी क्या बना था, लवण और जल ही बना था। ठीक है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया की थी तो लवण बना था, सॉरी जल ने H2 गैस निकली थी। ठीक है, अब अम्ल जो है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ की तो क्या बना, लवण बना हुआ जल बना। HCl अम्ल, NaOH क्षार, ये यहाँ से टूटेगा H प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस प्लस माइनस मिलेंगे, ये मिलेगा NaCl बन गया, H प्लस H माइनस मिलके H2O बन गया। ठीक है, जैसे मान लो H2SO4 है। ठीक है, और प्लस क्या बोल दे NaOH को अगर हम जोड़ लें तो Na प्लस तो 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे, Na2SO4, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 2 प्लस बन जाएगा 2H2O। ठीक है, H2SO4, जिसे हम बार बार HCl ले लेते हैं, एक बार हम देखते हैं H2SO4 ये क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका भी एग्जांपल हम एक बार लेकर देख लेते हैं। बार बार हम HCl ले लेते, एक बार देखा हमने H2SO4 को लेकर देखा तो वही चीज हमको मिलेगी। अम्ल ये सार है, अम्ल के साथ किसी भी अम्ल के किसी भी सार से अभिक्रिया अगर तुम करवाओगे तो हमको लवण और जल ही मिलेगा। तो H2SO4, NaOH, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, ये H2 जल है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, ये है सोडियम सल्फेट। ठीक है, H2SO4 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O
प्लस का चिन्ह, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख लेना, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया लवण एवं जल बनते हैं, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया करवाने पर लवण एवं जल बनते, इसको भी देख लेना। ये इसकी मतलब डेफिनेशन हो गई। अम्ल एवं क्षारक की रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ये एग्जांपल्स हो गए, HCl NaOH, NaCl प्लस जल, लवण प्लस जल बन गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की करवाएंगे NaOH तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है। अम्ल क्षारक लवण धातु के साथ अभिक्रिया, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ भी पढ़ ली। अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवा दी तो भी क्या बना, लवण और जल बना। अब देखते हैं धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड साथ रिएक्शन, ये है ZnO प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2O। तो अब हम देखते हैं कि धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो हमने पहले अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई तो लवण बना और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई तो लवण बना, जल बना, वो CO2 गैस निकली। बाइकार्बोनेट के साथ भी वही चीज हमको देखने को मिली कि लवण, जल और CO2 गैस। तो अधिक्य में जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया में जो अधिक्य में जो CO2 गैस उत्पन्न हुई थी उसको हमने बिना बुझे हुए चूने में से प्रवाहित कर दिया तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। उसके बाद हमने फिर देखा कि अम्ल और क्षारक यदि आपस में अभिक्रिया करवाए जाते हैं तब क्या बनता है, वो भी हमने देख लिया कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि धातु ऑक्साइड जो होता है उसकी अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, तो Zn जिंक ऑक्साइड इसका नाम है। ये धातु ऑक्साइड है, जिंक धातु है और ऑक्सीजन साथ में, तो ये बन गया जिंक ऑक्साइड। इसकी +2 संयुक्ता होती है, ऑक्सीजन की -2, दोनों आपस में अभिक्रिया करने के बाद ZnO HCl के साथ अभिक्रिया करवाई 2HCl तो क्या बन गया ZnCl2 प्लस H2O। ये है जिंक ऑक्साइड प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2O। तो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर जिंक ऑक्साइड जो है इसकी HCl यानी ये है अम्ल है और ये क्या है, धातु ऑक्साइड है, ठीक है। ये हमारा धातु ऑक्साइड, इसके अम्ल से अभिक्रिया करवाएं तो जिंक क्लोराइड, ये है लवण है, जिंक क्लोराइड, ये है जल, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ZnO धातु ऑक्साइड प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2O। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई तो भी क्या बना, लवण और जल बनता है, ठीक है। HCl H2O is equal to H3O प्लस प्लस Cl माइनस। जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं तो ये यहाँ से टूटेगा H प्लस Cl माइनस, ये H प्लस OH माइनस होता है, ठीक है। लेकिन ये टूट रहा नहीं है H2, ये अम्ल है, इसको जलीय विलयन में इसकी अभिक्रिया करवाई तो H प्लस अम्ल टूटा H प्लस और Cl माइनस में तो H प्लस चला गया H2O के पास तो ये हो गया H3O प्लस। H2 तो पहले से था, एक और H आया था H3, ऊपर साथ में इसका चार्ज क्या प्लस, ये हो गया प्लस H3O प्लस और ये हो गया Cl माइनस। तो अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में
प्लस के रूप में रहते हैं, H प्लस आयन के रूप में जाता है, और ये हो गया हमारा Cl माइनस, तो ये है H3O प्लस और ये हो गया Cl माइनस हो गया HCl H2O Cl माइनस। ठीक है, अब जो क्षारक होता है, क्षारक कैसे टूटता है, जैसे NaOH था, ये हमने पढ़ा था, ये टूटता है Na प्लस और OH माइनस के रूप में, और जैसे अम्ल है ये H प्लस प्लस Cl माइनस, तो OH माइनस अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्षार, H प्लस अगर आ गया तो ये हो जाएगा हमारा अम्ल। क्योंकि क्षार की पहचान क्या होती है, OH माइनस, और अम्ल की क्या होती है H प्लस, क्योंकि जो क्षारक है वो जलीय विलयन में OH माइनस के रूप में आयनित होते हैं, और जो अम्ल होता है वो H प्लस के रूप में आयनित होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा HCl H2O H3O प्लस क्षारक अम्ल H प्लस Cl माइनस। जैसे एक और उदाहरण देखिए, KOH है, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये भी K प्लस प्लस OH माइनस के रूप में टूटेगा। ठीक है, K प्लस प्लस OH माइनस था, फिर OH माइनस, तो ये भी हमारा क्या है क्षार है। यानी जो जलीय विलयन में OH माइनस के रूप में आयनित होगा वो क्षार होगा, और जो H प्लस के रूप में आयनित होगा वो क्या हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। अब हम देखते हैं, एक आता हमारा pH स्केल। क्या देखते हैं, pH स्केल देखते हैं। तो pH स्केल क्या होता है, इसका नाम देखो, विलयन में जैसे कोई भी विलयन है, जैसे अम्लीय विलयन है, क्षारीय विलयन है, विलयन किसी भी तरह का हो सकता है, अम्लीय क्षारीय या उदासीन भी हो सकता है। तो क्या होता है कि हम ये हमको ये कैसे पता चलेगा कि विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसका पता लगाने के लिए एक पीएच स्केल, सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने पीएच स्केल की खोज की। तो पीएच स्केल क्या होता है, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसका पता लगाने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई भी विलयन है तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि ये, क्योंकि विलयन अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है या फिर उदासीन हो सकता है, तो हम पता लगाने के लिए विलयन अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है, इसके लिए एक स्केल होता है पीएच स्केल। तो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, विलयन में उपस्थित H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, अब पीएच स्केल क्या होता है, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। अब देखो पीएच स्केल पे क्या होता है कि 0 से लेकर के 14 तक इस पे नंबरिंग होती है, 0 से 14 तक। तो ये मान लो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 0, ये हो गया 14, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, 8 9 10 11 12 13, ये है हमारा क्या है पीएच स्केल। इसका हम पीएच स्केल देखो क्या होता है।
विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इस पे 0 से 14 तक नंबरिंग होती है। ये है 0। देखो अब कैसे हम पता करेंगे, कोई भी विलयन जिसके पीएच का मान यदि 0 से लेकर के 0 और 7 के बीच में होगा तो वो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, 0 से लेकर के 7, 7 नहीं होना चाहिए, 7 से पहले, यानी 0 और 7 के बीच में अगर 7 हो जाएगा तो यहाँ पे विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन। यानी जो कि क्या होता है, हमारा जो जल होता है वो उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय है और ना क्षारीय है। तो जल उदासीन होता है। अगर एग्जैक्ट यदि 7 है, किसी विलयन की पीएच का मान 7 है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन। तो 0 से लेकर 7 से पहले, यानी 0 7 के अगर बीच का मान है कोई भी तो वो हो जाएगा अम्लीय। और यदि 7 से लेकर 14 के बीच में कोई भी वैल्यू दे रखी है, किसी भी विलयन की पीएच का मान यदि 7 से 14 के बीच का है तो वो हो जाएगा हमारा क्षारीय। तो ऐसे हम पता कर लेंगे कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय, किसके द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा। तो पीएच स्केल क्या होता है, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इस पे 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं। तो जिस विलयन की जो पीएच का जो मान है वो 0 से 7 के बीच में अगर आता है, 0 से लेके 7 के बीच में अगर आता है तो वो हमारा विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। लेकिन यदि एक्यूरेट 7 आ गया किसी विलयन की पीएच का मान तो वो ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है तो ना तो अम्लीय हो सकता है ना क्षारीय, ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जबकि यदि 7 से जस्ट जैसे 6.9 भी आएगा तो विलयन क्या होगा, हमारा अम्लीय होगा। 6.95 होगा तो भी वो अम्लीय होगा। लेकिन यदि 7 आ गया तो वो हो जाएगा उदासीन, और 7.1 आ गया तो वो कहां जाएगा, क्षारीय में आ जाएगा। फिर 14 तक सब क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। तो यहां से क्या हुआ, 0 से 7 के बीच की अगर वैल्यू आ गई तो विलयन अम्लीय हो जाएगा। 7 से 14 के बीच का अगर कोई मान आ गया तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। और यदि बीच में से 7 आता है तो विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये हो गया हमारा पीएच स्केल। ठीक है, तो कुछ पीएच मान जैसे देखें हम, जो हमारा जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी 7.4। जैसे यहाँ है 7 से ज्यादा है तो ये कैसा हो जाएगा, सारी। तो हमारा जो रक्त है वो कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, हमारा जो खून है वो कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि इसकी पीएच का मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये, और जो जल है ये उदासीन होता है, इसका पीएच जल H2, इसका पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे देखते हैं वर्षा जो होती है। अब वैसे तो वर्षा जल, तो जल का पीएच का मान तो कितना होता है, 7, उदासीन होता है। लेकिन जो वर्षा जल है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। वर्षा जल कैसा होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं पीएच स्केल हो गए हमारे। एक आता है अम्लीय वर्षा, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे एसिडिक रेन। ठीक है, एसिडिक रेन मीन्स अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है, अब वर्षा का जो जल होता है वो भी एक तरह का जल है। तो वर्षा जल, जल की पीएच का मान कितना हमने पढ़ा भी, H2 उदासीन होता है, बिल्कुल एक्यूरेट 7 होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 5.6 से कम, तो 5.6 से कम मतलब अम्लीय में हो गया। जल का पीएच तो क्या उदासीन है H2, लेकिन 5.6 से कम, थोड़ा कम होता है तो ठीक है, लेकिन 5.6 से, यदि वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। यदि वर्षा जल का
पीएच मान 5.6 से कम, तो उससे हम कहेंगे अम्लीय वर्षा। ठीक है, यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये अम्लीय वर्षा जो होती है क्या होती है, हानिकारक होती है। अगर ये वर्षा, अम्लीय वर्षा का जल यदि नदियों में बहकर चला जाता है तो ये क्या होता है, हानिकारक होता है, फसल के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो ये अम्लीय वर्षा, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, अम्लीय वर्षा हो गई, वर्षा जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाएगा तो एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। अम्लों को भी जैसे प्रबल और दुर्बल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो डेफिनेशन क्या, प्रबल अम्ल क्या होगा, तो अम्ल क्या होता है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो तो क्या होता है अम्ल, और जो H- आयन देते हैं वो क्या होते हैं क्षार। अब प्रबल अम्ल क्या, H+ आयन अगर दे रहा है, अम्ल की परिभाषा क्या हुई, H+ आयन जो देगा जलीय विलयन में वो क्या है अम्ल। लेकिन यहाँ पे क्या प्रबल, यानी H+ देता है वो अम्ल है, अगर मान लो H+ अगर ज्यादा संख्या में देगा तो क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि H+ डिसाइड करता है अम्ल और क्यों क्या है, H+ दे रहा है वो क्या है अम्ल है। यदि H+ ज्यादा संख्या में देगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। ठीक है, और यदि कम संख्या में दे रहा है, कम H+, तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब H+ आयन जो देता है वो अम्ल होता है, तो अगर ज्यादा संख्या में H+ आयन है तो प्रबल अम्ल होगा, और कम संख्या में होंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अधिक संख्या में, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल, ये हो जाएंगे प्रबल, और कम संख्या में करने वाले जो अम्ल होंगे वो क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। क्योंकि H+ आयन जो उत्पन्न करता है वो क्या होता है, अम्ल होता है, और OH- जो उत्पन्न करता है वो क्या होता है, क्षार होता है। अब प्रबल अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेगा तो वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, और कम संख्या में यदि H+ आयन उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी हो गया। ठीक है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। देखो, हमारा जो पेट होता है उसमें क्या होता है, जो पेट अंदर आमाशय जो इसमें होती है क्या है, HCl का उत्पादन करता है। उधर जो पेट है इसमें HCl के उत्पादन में ये क्या होता है, सहायक होता है। आमाशय में क्या होता है, HCl जो है इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। और ये HCl क्या करता है कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे आमाशय से HCl का क्या होता है, स्राव होता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है HCl। ठीक है, बिना हमारे शरीर को, HCl क्या है, अम्ल है एक, हमने अभी पढ़ा हर एग्जाम्पल में HCl हमने देखा, हाइड्रोक्लोरिक एक प्रबल अम्ल है। तो HCl जो क्या करता है, हमारे आमाशय से हमारे जो उदर है, पेट से HCl क्या करता है, उत्पन्न होता है। तो ये क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है, हमारे शरीर को कोई नुकसान इससे नहीं होता है। और HCl क्या एक अम्ल है। तो कभी कभार क्या होता है, यदि मान लो ज्यादा मात्रा में अगर HCl स्रावित हो जाता है तो क्या हो जाता है कि हमको पेट दर्द या पेट में जलन ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि अम्ल अगर ज्यादा हो जाएगा तो एसिडिटी जैसा होने लगता है। तो वो क्या होता है कि HCl जो भोजन पचाने में सहायक होता है, अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा मात्रा में अगर स्रावित हो जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इस कारण हमारा पेट दर्द या पेट में जलन जैसा ऐसा अनुभव होता है। तो अब देखो, HCl है, ये क्या है, अम्ल है, उदर यानी
पेट से, यानी पेट से HCl का स्राव हुआ। और HCl की प्रकृति कैसी है, अम्ल अगर ज्यादा मात्रा में, कैसा, ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है तो पेट दर्द या पेट में जलन का सा अनुभव होता है। अब ये HCl है, अब इसको ठीक करने के लिए हमको क्या, कि HCl है, अम्ल और क्षार हमने पढ़ा था कि दोनों की प्रकृति जो होती है क्या होती है, विपरीत होती है। अगर ये ज्यादा, इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्षार का सेवन करेंगे। किसका, क्षार का सेवन करेंगे, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, अम्ल और क्षार क्या करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल। अब अम्ल हमने पढ़ा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार लाल को नीला करता है और कड़वे होते हैं। दोनों की प्रकृति क्या है, वो नीले को लाल करती है, लाल को नीला, दोनों की प्रकृति क्या विपरीत होती है। अब एसिडिटी क्या हुई कि आमाशय से जो हमारे जो पेट से जो एसिड का उत्पादन हो रहा था, यानी जो श्रावण था वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसका नाम है पेट दर्द, जलन का अनुभव हुआ। अब इसको कम करने के लिए ये अम्ल है, हम किसका उपयोग करेंगे, क्षार का सेवन करेंगे। तो क्षार हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे MgOH का होल 22, ये है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में इसका एक और नाम, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो अगर, तो इसका भी हम सेवन कर सकते हैं। जब HCl की मात्रा ज्यादा होती है, पेट दर्द कुछ भी होता है, तो हम कोई भी सारी है एंटी एसिड, मतलब एसिड तो क्या, एंटी एसिड मतलब अम्ल से जस्ट विपरीत एंटी एसिड, यानी कोई भी सारे पदार्थ कुछ भी हम यूज कर सकते हैं जिससे अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, और पेट दर्द क्या हो जाएगा हमारा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच स्केल भी हमने पढ़ लिया है। और हमारा जो शरीर मुंह है, मुंह की पीएच का मान क्या होता है, मुंह की पीएच होती है 5.6। जैसे हमने पढ़ा वर्षा जल की पीएच के मान जब तक 5.6 से अधिक था तब तक ठीक था, नुकसानदेह नहीं था, लेकिन जब 5.6 जैसे जैसे ही कम हो जाता है वर्षा जल की पीएच का मान, तो उस समय कहने लगते हैं अम्लीय वर्षा, और वो फसलों के लिए काफी नुकसानदायक होती है। यदि वो नदियों में अम्लीय वर्षा का पानी बहकर चला जाता है तो वो भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। जैसे उसी तरह क्या होता है, मुंह की पीएच का मान यदि 5.6 से क्या हो जाता है, 5.6 हो जाता है, इससे कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा कम होगा, तो जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ेगा मान, ये कम होता जाएगा, तो मतलब क्या, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी ज्यादा। जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का जो शयन है, दांतों का शयन प्रारंभ हो जाता है, यानी दांत कमजोर होने लगते हैं। जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत हमारे क्या हो जाते हैं, कम। दांत पर क्या होता है, इनेमल एक पदार्थ आता है, आपके दांतों पर एक पदार्थ इनेमल, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, जिसका आवरण किस पर होता है, दांतों पर होता है। तो जब वर्षा यानी जो मुंह के पीएच की मान 5.5 से कम हो जाएगा, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा, यानी दांत कमजोर होने लग जाएंगे। ठीक है, तो दांतों पर क्या होता है, इनेमल, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, इसका क्या होता है, एक परत चढ़ी होती है इनेमल की दांतों पर। इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसकी परत चढ़ी होती है। जब मुंह के पीएच के मान 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय होने लगता है। और ये क्या होता है कि, और ये इसका पीएच का मान 5.5 से कम कैसे होता है कि खाने के बाद, क्या, खाने के बाद जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह होता है जो हमारे दांतों के बीच में अगर कुछ खाना फंसा हुआ रह जाता है तो उनसे बैक्टीरिया और जो उनसे क्रिया कर लेते हैं, उस कारण वो अम्लीय प्रकृति का कुछ बना देते हैं, जिसकी वजह से मुंह के पीएच की मान 5.5 से कम हो जाती है और दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि खाना खाने के बाद हमको ब्रश करना चाहिए, जिससे जो खाना कहीं भी मुंह में बचे नहीं और ये दांतों कर लेते हैं, उस कारण वो अम्लीय प्रकृति का कुछ बना देते हैं, जिसकी वजह से मुंह के पीएच की मान 5.5 से कम हो जाती है और दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि खाना खाने के बाद हमको ब्रश करना चाहिए, जिससे जो खाना कहीं भी मुंह में बचे नहीं और ये दांतों का क्षय ना हो पाए। ठीक है,
इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, ये इसका नाम है। मुंह के पीएच 5.6 हो जाता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और ये इतना कठोर पदार्थ होता है शरीर का, इनेमल, और ये क्या करता है, जल में अविलेय है, यानी जल में नहीं घुलता। अविलेय मतलब नहीं घुलता है। ठीक है, इनेमल है, ये जल में नहीं घुलता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो एक बार फिर से आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, टॉपिक था हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल सबसे पहले हमने पढ़े कि अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, ये क्या होते हैं अम्ल। क्षारक क्या होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देंगे, स्वाद में कड़वे होते हैं, और जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। फिर हमने इसकी अभिक्रिया पढ़ी, धातु के साइड अम्ल की अभिक्रिया पढ़ी तो लवण बना और H2 हाइड्रोजन गैस निकले। फिर हमने धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया पढ़ी तो लवण बना, जल बना और CO2 गैस बनी। ठीक है, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया पढ़ी अम्ल की, तो क्या बना, लवण, जल और CO2। और जो इसमें जो आधिक्य में जो CO2 बनी थी उसको हमने बुझे हुए चूने से जब प्रवाहित किया था तो हमारे पास बना था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जो संगमरमर पत्थर होता है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद और उसमें बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में हमने देखा थी जो Na2CO3 सोडियम जो कार्बोनेट था उसको तो हम बोलते हैं खाने का सोडा, जबकि जो बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट वो होता है हमारा Na2CO3 जो था वो था हमारा धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, जबकि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है हमारा खाने का सोडा। तो धातु के साथ अभिक्रिया देखी, फिर धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखी, फिर हमने देखा यदि अम्ल और क्षार दोनों का आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है, उसके फलस्वरूप हमको क्या बना, लवण और जल प्राप्त हो, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप भी। फिर हमने प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल देखे। जो अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले जो हम वो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, और जो कम संख्या में H+ आयन देते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। फिर हमने पीएच स्केल पढ़ी, विलयन की प्रकृति का निर्धारण की अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इसके लिए क्या होता है, पीएच स्केल होता है कि विलयन कैसा है उसकी प्रकृति के निर्धारण के लिए। तो विलयन में H+ आयन की सांद्रता का निर्धारण करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पीएच स्केल। इसमें 0 से 14 तक अंक होते हैं। 0 से 7 के बीच यदि किसी विलयन का पीएच है तो वो अम्लीय होता है, 7 जिसका है वो उदासीन जैसे जल है, और 7 से 14 के बीच में जिसका पीएच मान होता है वो होता है क्षारीय। तो और जो हमारा ब्लड है उसका पीएच मान 7.4 होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने अम्लीय वर्षा पढ़ी कि जब वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर हमने दंतक्षय पढ़ा कि जब मुंह के पीएच की मान 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए खाना खाने के बाद हमको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, क्योंकि मुंह में जो कुछ खाना बच जाता है दांतों के बीच में तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे क्रिया करके हानिकारक वो बना लेते हैं जिससे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद ब्रश करने की वजह से उससे बीमारी से बचा जा सकता है। दांतों पर शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल का आवरण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जिसका नाम है। तो आज हमने ये पढ़ा सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। इसके बाद कल हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप हमारे चैनल ICCR क्लासेज का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अब मैथमेटिक्स के साथ अब आपको क्या मिल रही है, साइंस भी पढ़ने को मिल रही है। तो आज हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, इससे पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आज हमने पढ़ा अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसका बाकी का जो इसके आगे हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आगे और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आपको कैसे लगी आज की क्लास, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।